हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपका जो हिंदी का जो पेपर है, यानी पेपर जो आपका 6 से है, आज उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट का आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को हिंदी के 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं, जितने भी आपके पेपर हुए हैं, उन सभी को मैं हल कराऊंगी। और साथ ही साथ आपको एंड में ये भी बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने नहीं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आ रहा है, हाई लेवल है, लो लेवल है या मीडियम में है। ठीक है। और कल जो आपने मैंने कल सवाल पूछा था 2016 में 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो था आपका, उस क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका आंसर था वो ए था और आप लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। बहुत 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 अच्छा लगा, आप लोगों ने सही आंसर दिया। और इससे ये भी पता चलता है कि आप वीडियो को देख रहे हो, मैं अगर आपको मेहनत कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आप भी सपोर्ट कर रहे हो और आप भी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इससे ये पता चलता है। तो बहुत खुशी हुई। और दूसरी खुशी में मुझे ये मिली कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। पता है, आप लोगों को मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। तो बहुत खुशी मिली, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जब भी कुछ आपको टॉपिक पढ़ाऊँ या भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो आप साथ ही साथ उनका आंसर्स दीजिए। और एंड में ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने कितना स्कोर किया और आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हिंदी के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, उन सभी को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा जैसे हमेशा देखते आए हो, और एंड में ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए 2016 का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, इसमें दिया गया है जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड है। यानी कि जब आप जल शब्द को आप तोड़ोगे, उसकी संधि बनाओगे, तो उसमें कौन कौन से स्वर समाहित हैं, ये पूछा गया है। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो जल शब्द में ये जल है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से स्वर इसमें समाहित हैं। तो जब हम जल को तोड़ेंगे तो इसमें जा हलंत लग जाएगा नीचे, और क्या बचेगा? आ। क्योंकि आपको पता है कोई भी वर्ड जो होता है वो स्वर से मिलकर बना होता है। फिर हमने प्लस ला को ला में हलंत लगाया और इससे हमारा क्या निकला? छोटा आ। इससे हमें ये पता चल गया कि जल शब्द में जो स्वर समाहित है वो है छोटा आ। ठीक है, क्या है? छोटा आ। उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। यानी छा संयुक्त वर्ण संयोग से, यानी छा जो है हमारा किस संयुक्त वर्णों से मिलकर बनता है? तो छा जो हमारा है का, और हमेशा याद रखना का के नीचे हलंत लगा होगा। जब हलंत लगाओगे तभी तो दूसरा वर्ण निकलेगा, और ये किससे मिलकर बना होता है? शा। ठीक है, षटकोण वाला शा, का और शा से मिलकर बना होता है। और याद रखिएगा हलंत सिर्फ और सिर्फ का में होगा, क्योंकि का वर्ड की आप बात कर रहे हो, तो जिस वर्ड की आप बात करते हो हलंत उसी के नीचे होता है। ये ट्रिक है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। कभी कभी इसमें भी हलंत लग जाता है, आप उसको कराते हो तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा यही ट्रिक है कि हाँ, का हलंत उसी के नीचे लगा होगा जिस वर्ड की आपसे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हलंत, इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका कौन सा है? 4 सही है। आपके कितने सही है एंड में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट या पादप। तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द यानी उसका समान शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कूट। क्या होता है? पर्वत शब्द का कूट होता है, पहाड़ भी होता है, ठीक है, नग भी होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होता है? तो कहते नहीं किसी का विरोध करना या किसी का समर्थन करना है ना, तो विरोध शब्द का जो विलोम, इसका जो उल्टा होता है वो होता है समर्थन। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विरोध का अनुरोध, अगर नहीं, विरोध का अनुरोध नहीं होता है, निरोध होता है। ठीक है, निर्विरोध होता है लेकिन अनुरोध नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? निर्विरोध होता है, निर्विरोध होता है लेकिन अनुरोध नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
तो विरोध का विलोम शब्द क्या होता है? समर्थन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कलम पकड़ने की सही विधि है। तो कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है? पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है कि पहली और दूसरी उंगली को आप पकड़ते हो, पहली और दूसरी उंगली से आप कलम को पकड़ते हो और के बीच में जो आपका कलम है वो रखते हो और अंगूठे के सहारे से पकड़ते हो। समझ में आ गया? चलिए आपके कितने सही थे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है कि जो ये आपका जो पेपर है, ये आपका पेपर कितने नंबर का होता है? ये आपका पेपर 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का होता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्नों के आते हैं और सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 5 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 5 के 5 आपको लाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पेपर आपका बहुत इजी आता है, हमेशा इजी आता है, टफ नहीं आता है, लेकिन जब आपको इजी लगेगा जब आप पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। आपको पता है हिंदी किस लिपि की है? देवनागरी लिपि से बनी है, यानी कि जिस भाषा को हम बोलते हैं उसी भाषा में उसको लिखते भी हैं। ठीक है, तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एकदम सही है। फिर कहा है एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है। तीसरा कहा है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकार के लिए, अलंकरण के लिए है। दा कहा गया है एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें जो है वो गलत कौन सा है आपका? तो ये कहा गया कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए है, एकदम गलत है। ठीक है, उत्तर नंबर 7 आपका सही है, यानी कि संबंधित नहीं है ये कहा गया है। शिरोरेखा आप जानते हो, जैसे कि ये आपका लिखा है भाषा और भाषा के ऊपर जो ये लाइन खींची गई है इसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसको याद रखिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड होती है। अगर आपके प्रश्न में ध्वनि लिखा है तो ध्वनि भी उत्तर सही होगा। ठीक है, वर्ड या ध्वनि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का मतलब ही होता है वर्णों को व्यवस्थित समूह को। कहीं कहीं पे लिखकर आएगा कि शब्द के समूह को, एकदम गलत है। वर्णों के संकलन से एकदम गलत है। शब्द रचना से एकदम गलत। वर्णों के व्यवस्थित समूह कभी कभी लिखकर आ जाता है। अगर इसी के साथ साथ ये भी लिखा रहता है वर्णों के समूह को, फिर लिखकर आता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा आएगा। ठीक है, इससे पहले का के बाद गा नहीं आ सकता, घा नहीं आ सकता। ठीक है, खा के बाद ही ये वर्ण आएंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो उत्तर नंबर 7 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 सूक्ष्म व्यंजन। इस तरीके से मिलाकर आपके जो हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह है। तो आयोगवाह क्या होते हैं? विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो जो आपके आयोगवाह हैं वो होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके आयोगवाह? आपके आयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं, एक सेकेंड, आपके अयोगवाह क्या होते हैं? आपके अयोगवाह जो होते हैं वो विसर्ग होते हैं, यानी अंग और आह आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। यानी ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे कि विसर्ग, विसर्ग स्वर क्या होता है? जैसे कि आपके ये जो होते हैं अंग और आ होते हैं, अयोगवाह होते हैं। विसर्ग क्या होता है? आह जो आपका होता है विसर्ग होता है। आप किसी भी आप चीज़ में 2 बिंदी लगा देते हैं तो वो विसर्ग बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पत्र 2018 में देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, डा तथा ढा वर्ग है। तो डा ढा वर्ग कैसा है? उच्छिप्त है, अंतःस्थ है, संयुक्त है या ऊष्म है। बहुत पूछे जाते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यानी या, रा, ला, वा, ये आपके क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं? शा, शा, सा,
हाँ, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। और आपके डा और डा जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शा का उच्चारण स्थल क्या है? तो शा का उच्चारण स्थल आपका क्या होता है? तो जो शा का जो उच्चारण स्थल है वो होता है तालु। क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आनंद का विलोम शब्द क्या है? तो आनंद का विलोम शब्द क्या होता है? आनंद का उल्टा होता है विषाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पे लिखा है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आपका जो 5 है वो क्या है? ये कहा गया है कि उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लग सकता, आगे पीछे दोनों तरह। तो उपसर्ग कैसा बनता है? उपसर्ग जो होता है धातु के पहले लगकर आता है, ठीक है। क्या लगकर आता है? धातु के पहले लगकर आता है। आपको पता है, जैसे आपको लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है, क्या बताऊं, एक सेकेंड। जैसे आपने जय लिखा, तो अगर हमें इसका उपसर्ग बनाना है तो हम परा प्लस जय लिख देंगे, पराजय हो जाएगा। यानी जय के आगे हमने क्या जोड़ दिया? परा। तो ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। यानी वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ठीक है, यानी आगे यानी पहले जुड़कर जो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका है 2019 प्रश्न पत्र, इसको चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके कैसे क्वेश्चन आए। देखिए क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो विलोम शब्द भी हैं बहुत ही आसान पूछे जाते हैं और विलोम शब्द भी बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए विलोम शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, विलोम और पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़िएगा। जैसे जंगम का स्थावर होता है, नूतन का क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे विलोम शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा और एक्स्ट्रा भी कुछ विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके विलोम जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपके डीएलएड से रिलेटेड हैं उनको मैं आपको करा दूंगी। तो पहला है नूतन का विलोम शब्द है, तो नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया था या, रा, ला, वा, ये कैसे वर्ड हैं? या, रा, ला, वा आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन अभी आपने क्या पढ़ा था? डा और ढा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ, त्रंग, या, श्रा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? शा, 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 हा, ठीक है। तो या, रा, ला, वा यानी या वर्ड क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या है? सुलेख, सु का मतलब होता है सुंदर और लेख मतलब लिखना, सुंदर सुंदर लिखना। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आप लोग छोटे होंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा सुलेख लिखाई जाती होगी, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि इसकी 4 लाइन की आपको सुलेख लिखनी है। सुलेख इसलिए लिखाई जाती है ताकि आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लेखनी है वो आपकी सुंदर हो जाए, ठीक है। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो आपका है ये कैसा वर्ड है? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्रा, त्रा, ज्ञ और श्रा, ठीक है। छ, त्रंग, ज्ञ, श्रा ये आपके संयुक्त वर्ड होते हैं और ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ज्ञ वर्ड जो आपका है वो जा और इया से मिलकर बना होता है, ठीक है। जा और या, जा में हलंत लगा होगा और इया, ठीक है। यानी जिस वर्ड की बात की गई उससे पहले हलंत लगा होगा और इया, इनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध क्या है? उत्तम, अभ्युदय या अत्याधिक या अन्वय। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। या में बड़े आ की मात्रा नहीं होती है, इस तरीके से होता है अत्यधिक, यानी अति प्लस अधिक से बना होता है अत्यधिक, ठीक है। चलिए उत्तर नंबर 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र पर। अगला प्रश्न है आपका 2020 का, ठीक है। तो देखिए 2020 का पेपर देखते हैं कैसा आया था। तो इसमें पूछा गया है कि वर्ग में आने वाले वर्ड हैं, ठीक है। वर्ग में आने वाले वर्ड कौन से हैं? का, चा, टा, का, गा, घा, का, चा, खा, का, खा, बा। आपको पता है वर्ड क्या होते हैं? वर्डों के सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें सुव्यवस्थित समूह कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो का, खा, गा फिर घा आता है, तो ये हमारा सही है। और इसमें का, खा, गा, गा ये हमारा सही है और ये हमारे कंठ से निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुमुदनी,
कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, का में छोटे ऊ की मात्रा, माँ में छोटे ऊ की मात्रा, दा में छोटी ई की मात्रा और बा में बड़ी ई की मात्रा। तो कुमुदिनी इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा वर्ड का उच्चारण स्थल क्या है, यानी बा वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो क्या होता है, बा वर्ड का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। पा, फा, बा, भा और मा, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहले कगीन हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पहले कगीन हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जो पहले कगीन हुआ उसके लिए होता है अभूतपूर्व। क्या होता है, अभूतपूर्व। देखिए अनुपम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुपम क्या होता है, अनुपम होता है जो उपमा रहित हो, उसे हम अनुपम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपके 2020 के भी सॉल्व हुए। अब 2022 पे आते हैं। 2022 का प्रश्न पत्र क्या है। देखिए वही चीज बार बार रिपीट हो रही। जाहिर सी बात है आपके हिंदी में 5 नंबर पक्के हैं। आपको पता चल गया ना, पेपर बहुत ईजी आता है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है, आप मेरी हिंदी की क्लासेस देखिए जो मैंने रिवीजन क्लास कराई है, उसमें सभी अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, सभी को मैंने विद परिभाषा आपको जो है परिभाषा के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कराकर पढ़ाया है। और ये भी बताया है कि जो आपके जो ये आपके वर्णमाला के जो वो होते हैं वर्ग होते हैं, यानी कि जो आपके कचट तप जो होते हैं, कचट तप क च ट त प, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या होते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, कंठोष्ठ क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से अलग वीडियो बनाकर बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसको देखिए, उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं वीडियो को देखिएगा, आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब मैंने पूरा जो आपकी महामैराथन जो क्लास मैंने कराई है वो उसी में पूरी हिंदी उसमें मैंने करा दी है। यहाँ तक कि सुलेख को क्या कहते हैं, अनुलेख को क्या कहते हैं, ठीक है, श्रुत लेख को क्या कहते हैं, सभी की परिभाषाएं भी बताई हैं, सभी को अच्छे से उसकी व्याख्या करके बताया है। कहीं भी आपको किसी भी चैनल पे किसी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ना ही अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वो आप महामैराथन क्लासेस पढ़ लीजिए और खुद आप देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। एक भी आपके क्वेश्चन गारंटी के साथ कहते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आप हिंदी में 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपने सिर्फ मेरी महामैराथन क्लासेस देख ली और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, क च ट तप, ठीक है, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग जो होते हैं ये जो है 25 होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, फिर टा, ठा, डा और ढा, अणा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 कितने हो गए, 25। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं। तो 5 गुणे 5 कितने हो गए, 5 25। तो आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। आ गया समझ में। इन्होंने, ये हमारे गुणवक्त हैं, इन्होंने 33 लिखा है, ये गलत है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, यानी जो आपके का से लेकर माँ तक जो आपके व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण नहीं है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है जो आपको अच्छे से मैं बता सकूं। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण आपने जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो जो इसमें से कहा गया है कि महाप्राण नहीं, आपको पता है महाप्राण जो होते हैं वो 2 नंबर और 4 नंबर होता है। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर कैसे, एक आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, अड़ा,
ठीक है। तो ये जो है ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है इसमें क्या होता है, पहला ये अल्प प्राण होता है, ये महाप्राण होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर और जो और आपका है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा और चौथा नंबर ये आपके क्या है, महाप्राण है। ठीक है। तो दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि महाप्राण नहीं है, तो दूसरा क्या है, का, खा, गा, गा, ये पांचवा नंबर है, घा आपका। ठीक है। तो महाप्राण आपका नहीं है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए महाप्राण कौन सा नहीं है। तो पहला आपका महाप्राण नहीं है, क्योंकि पहला क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, क्या है आपका, अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृश शब्द का विलोम है। तो कृश शब्द का विलोम होता है स्थूल। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। तो भाषाई कौशल आपने पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी हिंदी की, तो मैंने आपको भाषाई कौशल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपने पढ़ा होगा सुबोपली। तो सुबोपली ये आपके भाषाई कौशल है। सु मतलब होता है सुनना, बो मतलब होता है बोलना, पा मतलब होता है पढ़ना, और ली मतलब होता है लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें से कहा गया है कि भाषाई कौशल नहीं है। तो लेखन, पठन और वाचन ये आपके भाषाई कौशल है, लेकिन गद्य आपका भाषाई कौशल नहीं है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग लाइक जरूर करा करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक आप सपोर्ट करते आए हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को लाभ पहुंच सके आपके साथ साथ। ठीक है। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है कि आपकी कल की क्लासेस ना हो पाए, क्योंकि कल शायद मैं बिज़ी रहूँगी, थोड़ा मुझे काम है, तो कल शायद आपकी क्लास ना हो पाए। परसों मिलते हैं, और कोशिश करूँगी कि मैं कल भी मिलूँ। ठीक है। लेकिन हो सकता है, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कल की क्लास ना हो पाए। ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर आंसर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो होगी सोशल साइंस की, यानी सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।